हेलो गाइस, तो ये हमारे संस्कृत का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान और प्रयत्न देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे पूरा संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण में संयोग, संहिता, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अनुनासिक, पदम, धातु, उपसर्ग, गुण, वृद्धि, इत, लोप, प्रत्याहार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सवर्ण, निपात और प्रग्रहण, ये सारी चीज जो सूत्र हैं संज्ञा प्रकरण के, इनके सारे सूत्र और इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे। और इन सबसे 5 मार्क्स के एमसीक्यूज बस आते हैं, तो हमें इनके सबके सूत्र याद होने चाहिए। हो सकता है ये पूछ ले कि ये बताओ, यहाँ पे एक सूत्र लिख देगा और बोलेगा ये किस चीज़ का सूत्र है, तो आपको ये सबके डेफिनेशन और उनके सूत्र याद होने चाहिए। तो आइए अब हम इसके संज्ञा प्रकरण देखते हैं। सबसे पहला है संयोग। संयोग का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक हल वर्ण के बीच में अच का न होना संयोग है। अच का न होना मीन्स देखो, जैसे कि जो दो व्यंजन आ गए, दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर नहीं है तो वो संयोग संज्ञा है। हलो अंतरा संयोग है। इसका सूत्र भी याद करना है, सभी के सूत्र याद करना है। हलो अंतरा संयोग, इस सूत्र से ही समझ में आता है कि हल हल मतलब कि होता है व्यंजन, उनके अंदर में अगर अच नहीं है मतलब कि स्वर नहीं है तो वो संयोग संज्ञा है। तो ये पहला हो गया। फिर है संहिता। संहिता का मतलब है वर्णों की अत्यधिक समीपता, मतलब कि वर्णों के बीच की जो अत्यधिक समीपता होती है उसे कहते हैं हम संहिता। उदाहरण दूँ जैसे मैं, तो इसका अर्थ है जैसे कि वागिश। वागिश से एक उदाहरण ले लिया। वागिश का अगर हम विग्रह करेंगे तो वाक, धन, ईश, क और ई बन के जो है वो ग बन जाते हैं। तो उनकी जो पदों की अत्यधिक समीपता होती है उसे ही कहते हैं संहिता। इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। ये संहिता का सूत्र है। ये हो गई संहिता। फिर आता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसके पहले वाले में भी बताया था मैंने कि ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होता है। ह्रस्व जो होता है इसके अ, ई, उ, री, ली, और ली का दीर्घ नहीं होता, इसलिए दीर्घ में द्विमात्रिक में ली नहीं आएगा। आ, ई, उ, री। फिर आते हैं हम प्लुत पे। तो प्लुत मैंने बताया था कि हम ये वेदों के उच्चारण में और संगीत में हम इसका प्लुत का इस्तेमाल कर, तो इसमें आ, ई, उ और री ये शब्द आते हैं। तो ये हमारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया। इसका सूत्र है कालो जस स्व दीर्घ प्लुतः। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ये सूत्र हो गया, और ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक है। फिर आते हैं हम अनुनासिक पे। तो अनुनासिक का क्या है? मुख और नासिका से एक साथ जब उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षर जो होते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। अनुनासिक का मतलब ही है नासिक है, मतलब कि नाक से निकले। जब मुख और नाक दोनों से एक साथ जब वर्ण निकलते हैं या अक्षर निकलते हैं तो वो जो संज्ञा हम जिसको देते हैं तो उसको हम अनुनासिक की संज्ञा देते हैं। इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। फिर आते हैं पद। पद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिदंत। जो सुबंत होते हैं, सुबंत प्रत्यय सु और जस आदि 21 प्रत्यय होते हैं, और ये तिदंत प्रत्यय हैं। ये जो सुबंत प्रत्यय ये शब्द रूप में लगते हैं, इसलिए ये 21 प्रत्यय होते हैं। इसकी 7 विभक्ति और 3 वचन होते हैं। और ये जो तिदंत है ये प्रत्यय हैं, मतलब ये धातु रूप में लगते हैं। इसमें टिप, शत, जिस ऐसे 18 पद होते हैं। इसमें से 9 जो होते हैं वो परस्मैपदी होते हैं और 9 जो होते हैं वो आत्मनेपदी होते हैं। ये तिदंत प्रत्यय, इनकी जो संज्ञा होती है पद की वो से ही हम पद कहते हैं। इसका सूत्र है सुप तिदंत पदम। फिर आते हैं हम धातु पे। तो धातु क्या है? क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होती है, जैसे कि भू सत्यायाम, गम गतो। ये जो सारी जो धातुएं हैं इन सब की क्रियाओं का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे धातु संज्ञा कहलाती है। इसका सूत्र है सना धनता धातुः। फिर आता है उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं 22 होते हैं। इसके बाद हम उपसर्ग ही देखेंगे। उपसर्ग 22 होते हैं, प्र, परा, अपि, अदि, निश, नश, डिश, डाश, ये सब जो है 22 उपसर्ग होते हैं। जिस समय इस क्रिया के साथ कोई भी शब्द के आगे अगर यही उपसर्ग लग जाते हैं तो उनकी जो संज्ञा होती है वो उपसर्ग संज्ञा होती है। इसका सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगी। फिर हम आते हैं गुण पे। तो गुण जो है ये एक संधि है। तो गुण, इसमें ह्रस्व अ और एड, मतलब कि अ, ए, ओ, ये जब गुण मिल जाते हैं तो ये जो है ये वो गुण संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। इसका सूत्र है आडेह गुणः। फिर वृद्धि संधि, इसमें आ, ए, ओ, मतलब कि कोई भी वर्ण अ, आ मिल करके आ बनता है, ए मिल करके ए मिलते बड़ा ए, तो जो वृद्धि हो जाती है उसको हम उस वर्ण को कहते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण। इसका सूत्र है वृद्धि रा दोच। फिर आते हैं इत संज्ञा। इत संज्ञा क्या है कि हमने माहेश्वर सूत्र देखा था, तो माहेश्वर सूत्र में जो व्यंजन थे उसके सबके लास्ट में हलंत लगा हुआ था, तो उसी हलंत को ही हम कहते हैं इत संज्ञक। और उस हलंत को जब हम दूसरे शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो उसका लोप हो जाता है। तो इसका सूत्र भी है, इत संज्ञक का सूत्र है तस्य लोपः, क्योंकि उस माहेश्वर सूत्र के जो इत संज्ञा उसका लोप हो जाता है। फिर आते हैं हम लोप संज्ञा पे। तो हमने वर्ण देखा है, मतलब कि जो शब्द हमने देखा है, पहले हमने उस शब्द को उसमें देखा है कि जैसे
कोई एक शब्द है, उसमें हमने देखा है कि उसमें त है, लेकिन जब हमने उसका परिवर्तन किया तो हमने देखा कि वो जो त है वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और उसका उच्चारण करते समय वो सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो उसका मतलब है कि उसकी संज्ञा की लोप हो चुका है, तो वो है लोप संज्ञा। इसका सूत्र है अदृश्य लोपः। फिर आते हैं प्रत्याहार पे। अब प्रत्याहार क्या है? आदि और अंतिम वर्ण के साथ उच्चारित मध्य में जब अपना बोध होगा तो वही प्रत्याहार है। आदि और अंत, जब हम कोई भी उच्चारण स्थान है तो उसके आदि और अंत में वो अपना बोध कराएगा, वो है प्रत्याहार। इसका सूत्र है आधि रंतेन संहिता। ठीक है। फिर हम आते हैं उदात्त पे। उदात्त का अर्थ है कंठ तालु के ऊपरी भाग से उच्चारित, मतलब कि कंठ तालु के ऊपरी भाग से जो उच्चारित वह होते हैं स्वर, उसको हम कहते हैं उदात्त संज्ञा। इसका सूत्र है उच्चैरुदात्तः। फिर है अनुदात। अनुदात जो है कंठ तालु के निचली भाग से जब स्वर का उच्चारण होता है तो उसको हम देते हैं अनुदात संज्ञा। उसका सूत्र होता है निच्चैरुदात्तः। फिर है स्वरित। स्वरित जो है वो उदात और अनुदात के मध्यम में रहता है, उनको बराबर करने वाला जो स्वर होता है वो होता है स्वरित। तो स्वरित का सूत्र है समाराह स्वरितः। फिर हम आते हैं सवर्ण पे। तो सवर्ण क्या है? जहाँ पर उच्चारण स्थान, मतलब कि दो उच्चारण स्थान और दो आभ्यंतर प्रयत्न जब समान वर्ग में हो तो उसकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। दो उच्चारण स्थान हो और या फिर दो आभ्यंतर प्रयत्न हो तो उसमें से वो सवर्ण संज्ञा बन जाती है। इसका सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्न सवर्णम, मतलब कि एक जैसे हो जाती है, समान हो जाना मतलब कि तुल्य हो जाना, तो तुल्यस्य प्रयत्न सवर्णम। फिर हम आते हैं निपात पे। तो निपात क्या है? उपसर्ग की निपात। जो हमने उपसर्ग पढ़े हैं ना, प्र, परा, अपि आदि, निश, निर, ये सब की जो संज्ञा होती है उसी को हम कहते हैं निपात संज्ञा। तो उपसर्ग की निपात संज्ञा होती है। इसका सूत्र है चाड्यो असत्वे। ये निपात का सूत्र है। फिर है प्रग्रहान। प्रग्रहान में इकारांत, उकारांत, एकारांत, ये सब अगर द्विवचन में है तो उनके द्विवचन को ही प्रग्रहा संज्ञा हो जाती है। इसका सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रग्रहाम, मतलब कि इकारांत, उकारांत और एकारांत के द्विवचन की प्रग्रहान संज्ञा होती है। ये द्वेते द्विवचनम प्रग्रहाम। तो ये हमारा पूरा संज्ञा प्रकरण हमने कंप्लीट कर लिया। जितना हमारे सिलेबस में था हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है संज्ञा प्रकरण का। सो आई विश कि आप सबको पसंद आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।